मायोकार्डियक हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी में अवरोध के कारण होता है। कोरोनरी आर्टरी एक रक्त वेसल्स है जो हृदय को रक्त के साथ ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य करती है। इन आर्टरीज के अंदर अलग अलग आकार के फाइब्रोफैटी प्लेक्स मौजूद होते हैं। ये प्लेक्स कोलेस्ट्रॉल एवं इसी प्रकार के अन्य चीजों से मिलकर बने होते हैं और रक्त में तैरते रहते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी सेल, प्रोटीन्स एवं कैल्शियम। ज्यादातर प्लेक्स डिपॉजिट्स बाहर से काफी सख्त होते हैं और अंदर से मुलायम। इनकी सख्त ऊपरी सतह में दरार पड़ जाती है जिससे अंदर का मुलायम फैटी हिस्सा दिखने लगता है। जब ऐसी स्थिति होती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर आ जाते हैं और प्लेक्स के चारों तरफ ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जिससे आगे की आर्टरी संकुचित हो जाती है और आर्टरीज में रक्त बहने के लिए काफी कम जगह रह जाती है। अंततः कोरोनरी आर्टरीज में रुकावट के कारण हृदय के चारों तरफ की मसल्स मृत हो जाती है। इस तरह के मरीज निम्न प्रकार के लक्षण महसूस कर सकते हैं, जैसे कसाव होना, भारीपन या सीने में खिंचाव महसूस होना। कार्डियक कैथेटराइजेशन को सरल भाषा में बिना शल्य चिकित्सा की एक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसके द्वारा चिकित्सक आपके हृदय या कोरोनरी आर्टरी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करता है। यह प्रक्रिया हमें बहुत ही विस्तृत एवं सटीक सूचनाएं प्रदान करती है जो किसी अन्य डायग्नोस्टिक प्रक्रिया से नहीं प्राप्त की जा सकती। यदि आपको कार्डियक कैथेटराइजेशन कराने के लिए परामर्श दिया गया है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रक्रिया में होने वाले दर्द एवं रिस्क की संभावनाएं नगण्य होती है। भारत में तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन कैथेटराइजेशन एक साल में किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में दर्द होने की संभावना नहीं होती है, फिर भी कुछ अवसरों पर थोड़ी सी असहजता महसूस की जा सकती है। लेकिन कार्डियक कैथेटराइजेशन है क्या? कैथेटराइजेशन कैथेटर के वेसल्स में डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक लंबी और पतली ट्यूब ब्लड वेसल्स के द्वारा डाली जाती है, जिससे कैथेटर को हार्ट तक पहुंचाया जाता है। कैथेटर का आकार अलग अलग प्रकार का होता है क्योंकि इसके प्रयोग करने के कारण भी अलग अलग होते हैं। कैथेटराइजेशन में 2 संभावित प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। यह आपके चिकित्सक के ऊपर आधारित होता है कि वह कौन सी प्रक्रिया चुनता है। पहली प्रक्रिया में हाथ में एक छोटा सा कट किया जाता है और दूसरी प्रक्रिया में पैर में एक छोटा सा पंचर किया जाता है, कोई कट नहीं किया जाता है। ये दोनों प्रक्रियाएं पूर्णतः सुरक्षित होती हैं। अब हम लोग पैर की टेक्निक के बारे में जानते हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रक्रिया है। कैथेटराइजेशन एक खास तरह की ओटी में किया जाता है, जिसको खास तौर से आपकी प्रक्रिया के लिए डिजाइन एवं उपकरणों से लैस किया जाता है। आप ओटी के टेबल पर लेटे लेटे एक बड़ी एक्सरे मशीन, कंप्यूटर मॉनिटर और बहुत सारे उपकरण देख सकते हैं जो आपके टेबल के आसपास सजे होते हैं। सभी उपकरणों को ठंडा रखना जरूरी होता है ताकि वो बेहतर कार्य कर सके, इसलिए पूरी ओटी को ठंडा रखा जाता है। इसके बाद आपको मॉनिटरिंग उपकरण द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका ध्यान रखा जा सके। कैथेटराइजेशन के पहले आपके हाथ या पैर के बालों को शेव किया जाता है। उसके बाद उस जगह को एंटीसेप्टिक घोल से धोया जाता है। इसके बाद आपको स्टेराइल तौलिए से ढक दिया जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप आरामदायक स्थिति में लेटे हों और आपके हाथ सही स्थान पर हों। अब आपका डॉक्टर कैथेटराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और आपको लोकल एनेस्थीसिया देता है। इससे आप हल्की सी चुभन महसूस कर सकते हैं। इसके बाद वह स्थान सुन्न हो जाता है, लेकिन आप पूरी प्रक्रिया के दौरान जगे रहते हैं और आपके डॉक्टर को आपसे कुछ सहयोग की आवश्यकता होती है। जब मैं बोलूं कि मुख से एक लंबी सांस लीजिए और तब तक न छोड़िए जब तक मैं न बोलूं कि सांस सामान्य कीजिए। मैं आपसे कफ के लिए पूछ सकता हूं, आप मुझे सुन सकते हैं और आप कहेंगे कफ और आपको 3 बार जोर से कफ बोलना है। मैं आपसे ये करने के लिए नहीं भी बोल सकता हूं, लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना है। कैथेटर को वेसल में डालते समय आप दबाव महसूस करते हैं। कैथेटर वेसल्स के अंदर हृदय तक जाती है। आप वेसल्स के अंदर कैथेटर को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आप मॉनिटर पर उसको देख सकते हैं। इस दौरान आपके हृदय की गति एवं रक्तचाप की जांच निरंतर होती रहती है। यदि आप किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस करें तो कृपया अपने डॉक्टर को बताएं। आप अपने हृदय की धड़कन बढ़ी हुई महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह आपके डॉक्टर की जानकारी में होता है। इसके बाद पिक्चर लेने का सिलसिला शुरू होता है। इन पिक्चर्स को एंजियोग्राम्स कहते हैं। आपके आर्टरीज के विभिन्न कोणों से चित्र लिए जाते हैं। कोरोनरी आर्टरीज हृदय मसल्स की ऊपरी सतह पर स्थित होती है। मुख्यतः 2 मुख्य आर्टरीज होती हैं,
दाहिनी कोरोनरी आर्टरीज एवं बाई कोरोनरी आर्टरीज। ये मुख्य आर्टरीज सब आर्टरीज में विभाजित हो जाते हैं। ये छोटी शाखाएं रोड मैप की तरह दिखती हैं और पूरे हृदय मसल्स को रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। आपका डॉक्टर एक चित्र लेता है और परखता है कि आपके हृदय की मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट कितने स्वस्थ हैं। कैथेटर को हृदय के मुख्य पंपिंग चैम्बर में स्थापित किया जाता है ताकि आपके हृदय की पंपिंग प्रक्रिया को देखा जा सके। इस समय आप पूरे शरीर में एक कड़ा प्रवाह महसूस करते हैं। यह तकरीबन 15 से 30 सेकंड तक रहता है। इसे आपको स्वीकार ही करना होता है। आपका डॉक्टर आपकी कोरोनरी आर्टरीज की एक्सरे पिक्चर लेता है जो हृदय की मसल्स को रक्त की आपूर्ति करती हैं। जब यह चित्र लिए जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। जब सभी जरूरी पिक्चर्स खींच ली जाती हैं तो कैथेटर को निकाल दिया जाता है। यदि आपका पैर प्रयोग में लाया जा रहा है तो हाथ द्वारा प्रेशर दिया जाता है या खास तौर से बनाए गए उपकरण द्वारा। यदि कोई कट नहीं किया जा रहा है तो सूचर्स की आवश्यकता नहीं होती। इस सारी प्रक्रिया एवं इसकी तैयारी में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। आप अपने हॉस्पिटल के कमरे में आते हैं तो आपको हिदायत दी जाती है कि आप लेटकर पूरी तरह आराम करें। आपकी नर्स समय समय पर आपका रक्तचाप एवं पल्स रेट चेक करती रहती है। इसके साथ ही इंसर्शन पॉइंट की भी थोड़ी थोड़ी देर पर जांच होती रहती है। आपकी सभी टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद आपका डॉक्टर आपको देखने आपके वार्ड में आएगा और आपसे आगे के ट्रीटमेंट के बारे में परामर्श करेगा यदि जरूरी हो। इस प्रक्रिया में होने वाले किसी भी प्रकार के रिस्क के बारे में आप अपने डॉक्टर से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मिसेस शोभना जी, मुझे खेद है कि आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी ऊंचा है। यह एक गंभीर विषय है। इसके लिए हमें अभी से कुछ करना होगा। लेकिन डॉक्टर, मैं तो अच्छा महसूस करती हूँ और मुझे कोई शिकायत भी नहीं और मेरा जीवन सामान्य है। मैं 8 घंटे ऑफिस में काम करती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने परिवार की देखभाल भी करती हूँ। मुझे कोई खास टेंशन भी नहीं है, न ही मैं बीमार महसूस करती हूँ। तो मुझे अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को लेकर परेशान क्यों होना चाहिए? मिसेस शोभना जी, क्या आपने एक कहावत नहीं सुनी है? भूसे का आखिरी तिनका एक ऊंट की कमर तोड़ देता है। आप ऊंट के ऊपर पत्थर पे पत्थर रखते जा रहे हैं। शुरुआत में तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब ऊंट के ऊपर उसकी क्षमता के ऊपर भार रख दिया जाता है तो आखिरी एक छोटा सा पत्थर रखते ही उसकी कमर टूट जाती है। ऐसा ही कोलेस्ट्रॉल के साथ है। मिसेस शोभना जी, आप कोई गलती न करें क्योंकि यह एक साइलेंट किलर है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक, स्ट्रोक की तरफ जाता है। आइए देखते हैं आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। मिसेस शोभना जी, आपका एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर मार्जिनली ऊंचा है, वहीं आपका एचडीएल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल का स्तर नीचा है। ऐसा हमें नहीं चाहिए। रिपोर्ट एकदम इसकी उल्टी होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अच्छा या खराब कोलेस्ट्रॉल मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए मिसेस शोभना जी, कोलेस्ट्रॉल में फैटी सब्सटेंस होते हैं जो रक्त में 2 प्रकार के खास प्रोटीन, जिन्हें लाइपोप्रोटीन कहा जाता है, की सहायता से बहते रहते हैं, जिनमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या एलडीएल रक्त वेसल्स की दीवारों पर चिपक जाता है और उसकी दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे उसमें रक्त बहने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ दिनों उपरांत एलडीएल का यह जमाव रक्त के वेग को क्लॉट कर सकता है और आपके हृदय को रक्त की आपूर्ति बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसका परिणाम हार्ट अटैक होता है। दूसरी तरफ एचडीएल एक पुलिसमैन की भूमिका निभाता है। जब बुरे कोलेस्ट्रॉल का अटैक होता है तो यह उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाता है और आर्टरी की मोटाई या ब्लॉकिंग को साफ करता है। इसलिए आदर्श अवस्था में आपकी प्रक्रिया में एचडीएल का स्तर ऊंचा होना चाहिए और एलडीएल का स्तर नीचा। कम क्रिमिनल्स और ज्यादा पुलिस। ध्यान रखिए, उच्च कोलेस्ट्रॉल को सामान्यतः खराब लाइफस्टाइल कहा जाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत होती है। डॉक्टर, मेरी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या है जो मुझे बदलना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने खाना खाने की आदत को देखना है और इसे परिवर्तित कर हार्ट फ्रेंडली डाइट अपनानी है। हार्ट फ्रेंडली डाइट में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए, फैट की मात्रा घटाइए, संतुलित न्यूट्रिशन लीजिए। पहला, फाइबर इंटेक। फाइबर अच्छा है, यह बाइल एसिड को सोख लेता है
जो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का प्रमुख जरिया होता है। अपने रोज के खाने में हाई फाइबर को शामिल कीजिए, जैसे संतरे, अनानास, केला इत्यादि। मैदे से बचिए और होल ग्रेन फ्लोर से बनी वस्तुएं इस्तेमाल करिए। सफेद ब्रेड की जगह भूरी ब्रेड खाइए। ध्यान रखिए, आपके खाने में कोई एक हरी पत्तों वाली सब्जी होनी चाहिए, जैसे आप मेथी की रोटी, हरी चटनी इत्यादि को अपने खाने में रख सकते हैं। दाल के अलावा फली को खाएं। अंकुरित मूंग आदर्श है। आपको एक दिन में 40 से 50 ग्राम फाइबर खाना है। फैट एवं तेल का प्रयोग कम कीजिए। डबल फिल्टर्ड एवं रिफाइंड ऑयल भी उपयुक्त नहीं हो सकते। तले खानों को कम कीजिए या नहीं खाइए। अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए ज्यादा तेल प्रयोग करना कम कीजिए। यदि आपको तला खाना खाना है तो ग्राउंडनट तेल का प्रयोग करें, ना कि नारियल या कोई अन्य तेल। स्किम्ड या टोन दूध का प्रयोग कीजिए, न कि मलाई युक्त। यदि मलाई युक्त दूध पीना है तो मलाई निकाल लें। चावल के साथ 1 चम्मच शुद्ध घी खाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन इसके बाद उस दिन और मक्खन या घी नहीं लेना है। खाना बनाने में डालडा या हाइड्रोजनरेटेड फैट्स का प्रयोग न करें। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए रोज 4 से 5 अखरोट या बादाम खाएं। सामान्यतः रोज पूरी कैलोरी की आवश्यकता का 10 से 15% पूर्ति तेल से होनी चाहिए। प्रोटीन्स। अपने खाने में आवश्यकता से अधिक प्रोटीन न लें। सोया प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है और मीट से मिलने वाले प्रोटीन से बेहतर है। भारतीय खाने में दाल प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। यदि संतुलित खाने की बात की जाए तो रोज पूरी कैलोरी की आवश्यकता का 10 से 12% आपूर्ति प्रोटीन से होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, यह पूरी कैलोरीज में मुख्य है। यह पूरी कैलोरीज में 60 से 70% की आपूर्ति करता है। खाने में पॉलिश चावल की जगह बिना पॉलिश का चावल खाएं। इसी तरह गेहूं का आटा मैदे से ज्यादा स्वास्थ्यप्रद होता है। आलू कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत होता है। यह बहुत आवश्यक है कि आप संतुलित आहार लीजिए, जिसमें होल ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, अंकुरित दाने, पत्तों वाले सब्जियां, फल, दूध या दूध से बने पदार्थों का समावेश होना चाहिए। मिसेस शोभना जी, शारीरिक परिश्रम न करना भी एक खतरे का कारण है। रोज का शारीरिक परिश्रम एलडीएल का स्तर नीचा करता है और एसडीएल का ऊंचा। यह बहुत जरूरी है कि कम से कम 30 मिनट शारीरिक परिश्रम करें। यदि रोज न हो तो ज्यादा से ज्यादा दिन करें। एक सामान्य व्यक्ति को रोज टहलने से 2.8 कैलोरी प्रति मिनट बर्न होती है। खेल से प्रति मिनट 4.8 कैलोरी बर्न होती है तथा भारी परिश्रम जैसे माइनिंग, प्लम्बिंग या बढ़ईगिरी करने से प्रति मिनट 5.6 कैलोरी बर्न होती है। तैरने से प्रति मिनट 7.8 कैलोरी बर्न होती है। यह एक बेहतर व्यायाम है। यदि विश्लेषण किया जाए कि यदि आपको पूरे खाने यानी 3000 कैलोरी का 20% बर्न करना है तो आपको 1 घंटे 20 मिनट तैरना होगा। लेकिन सबसे आसान व्यायाम जो एक व्यक्ति कर सकता है वो है टहलना। हर कोई को स्वस्थ जीवन के लिए टहलना जरूरी है। खाना कैलोरी का इनपुट है और व्यायाम उसका आउटपुट। यदि आप इसको संतुलित नहीं रखते तो आपका वजन बढ़ता जाएगा और बढ़ता वजन खतरे का कारण है आपके कोलेस्ट्रॉल काउंट व स्वस्थ जीवन के लिए। अपने खाने पीने में बदलाव और शारीरिक व्यायाम बढ़ाने से आपका भार कम होगा, जो कि खतरे का एक कारण है। मिसेस शोभना जी, भार कम करने से एलडीएल का स्तर कम होता है और एसडीएल का स्तर बढ़ता है। कम क्रिमिनल्स, ज्यादा पुलिस, आपकी सुरक्षा का यही मंत्र है। यदि तीनों कारणों को एक साथ रखा जाए, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला खाना, शारीरिक व्यायाम और भार प्रबंधन, इसे कहते हैं थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस यानी टीएलसी। आपको मालूम है डॉक्टर, मैं हमेशा टीएलसी को टेंडर लविंग केयर सोचती थी। श्योर मिसेस शोभना, आप ऐसा भी सोच सकती हैं। टेंडर लविंग केयर आपके शरीर के लिए सामान्यतः थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस आपके एलडीएल स्तर को कम करता है और एसडीएल स्तर को बढ़ाता है। लेकिन बहुत से मरीज जो हाई रिस्क की तरफ है, उनके लिए
TLC पर्याप्त नहीं है। इसके साथ उन्हें दवाएं भी लेनी पड़ सकती हैं, लेकिन व्यायाम और संतुलित आहार से प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होती। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए खाइए और खतरे को कम करने के लिए अपना भार कम कीजिए। डॉक्टर के परामर्श से स्टैटिन्स लीजिए और अपने दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए ताजीवन टहलिए। हाँ, मिसेस शोभना जी, आपको यहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। आपको याद होंगी है, जीवन के लिए टहलिए। मिसेस शोभना जी, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन।